गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके पार्ट नंबर 3 तक हमने कर लिया। आज पार्ट नंबर 4 की बात कर रहे हैं। तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की बनाने की विधियाँ कंप्लीट हो गई थी। अब हम इसके भौतिक गुणों की बात करेंगे, फिर उसके बाद में रासायनिक गुणों की। तो सबसे पहले हम भौतिक गुण की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है भौतिक गुण। भौतिक गुण के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था जो होती है वो वैसे आपको पता ही है 3 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव और गैस। इसके आधार पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है भौतिक अवस्था में किस आधार पर पाया जाता है, तो उसे ही उसकी भौतिक अवस्था कहा जाता है। भौतिक अवस्था के अंदर C1 से C9 तक के जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो किस अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में। इसके समान पाए जाते हैं द्रव अवस्था में। लेकिन C9 से उच्चतर मतलब इससे ऊपर के जो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे वो मोम के समान ठोस पदार्थ में पाए जाएंगे। मोम के समान ठोस पदार्थ में पाए जाएंगे। मोम के समान ठोस पदार्थ में पाए जाएंगे। तो C1 से C9 तक के जो पदार्थ है वो तो द्रव अवस्था में, C9 से ऊपर के जो पदार्थ है वो मोम के समान ठोस पदार्थ में पाए जाएंगे। ठीक है, ये इसकी भौतिक अवस्था थी। फिर उसके बाद में जल में विलीयता की बात करते हैं। जल में विलीयता। विलीयता का मतलब ये हो गया कि जो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा वो जल में विलयशील होगा, और जो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा वो विलयशील नहीं होगा, और जो विलयशील होगा उसकी विलीयता तो अधिक होगी, ये तो निश्चित ही है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जल के साथ आसानी से बॉन्डिंग कर सकता है, इसलिए वो विलीयता शो करेगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करें तो हम C1 से C4 तक के जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो वाटर के अंदर पूर्ण रूप से क्या होते हैं? विलयशील। क्या होते हैं भाई? विलयशील। और C4 से जो उच्चतर होंगे, C4 से जो उच्चतर होते हैं वो क्या होते हैं? अविलयशील। क्या होते हैं? अविलयशील। या फिर हम कहें कि जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन्स की संख्या बढ़ती जाएगी, हाइड्रोकार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे विलीयता कम होती जाएगी। विलीयता जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तीसरा जो करैक्टर है उसकी हम बात कर रहे हैं गलनांक व क्वथनांक की। गलनांक व क्वथनांक की। तो गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो सबसे पहली बात ये आती है कि चाहे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे हमारे पास एल्केन हो, चाहे हमारे पास एल्कोहल हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, अणु भार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। अणु भार बढ़ने के साथ क्वथनांक का मान बढ़ता जाता है। लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो 2 प्रकार की होती है, ये मैं करवा चुकी हूँ आपको। एक होता है अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध, एक तो होता है अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध, और दूसरा होता है अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखिए अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड और अंतराणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही कंपाउंड के अंदर होती है, लेकिन ये दो अलग अलग कंपाउंड के मध्य होती है, इसलिए अंतःअणविक कहा जाता है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसके अंदर अंतराणविक टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो वैसे ही सैगुणन की कंडीशन में पाया जाता है, उसका अणुभार हमेशा ही डबल लिया जाता है। ये इस तरीके से पाया जाता है, इसका हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन इस तरीके से क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। और कौन सी अंतराणविक टाइप की बॉन्डिंग करते हैं, और जिससे इनके क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। क्वथनांक का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ये तो इनके भौतिक अवस्था से संबंधित बात हो गई। अब थोड़ा सा हम कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीय प्रकृति की चर्चा करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो अम्लीय प्रकृति शो करता है। तो अगला टॉपिक आता है हमारा भौतिक अवस्था के अंदर ही कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति। ठीक है, हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इस कार्बोक्सिलिक एसिड की H2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, H2O के साथ। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल वो होता है जो H पॉजिटिव आयन देता है। जो जितना जल्दी H पॉजिटिव आयन देगा वो उतना ही अम्लीय होगा, ये निश्चित बात है। चाहे वो एल्कोहल हो, चाहे वो फिनोल हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो। हम तीनों की यहाँ तुलना भी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो ये अपना H पॉजिटिव आयन देता है और क्या बनाता है, RCO नेगेटिव, और प्लस में क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव। हाइड्रोनियम आयन बन जाते हैं और एक कार्बोक्सिलेट आयन बन जाते हैं। एक तो क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन, और एक क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन। क्या बनते हैं भाई, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब देखिए साम्यावस्था के अंदर इसको लिखें तो इसके लिए K काम में लिया जाता है, K इक्विलिब्रियम। और K इक्विलिब्रियम जो होता है वो होता है साम्यावस्था स्थिरांक। क्या होता है, साम्यावस्था स्थिरांक। और साम्यावस्था स्थिरांक जो K होता है वो होता है प्रोडक्ट बटा में रिएक्टेंट के बराबर। प्रोडक्ट हमारे पास ये है और रिएक्टेंट हमारे पास ये है, लिख देंगे हम। तो यहाँ तो लिखेंगे RCOO नेगेटिव और यहाँ लिखेंगे H3O पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे RCOOH और प्लस में ये लिखेंगे H2O, प्लस नहीं आएगा। फिर उसके बाद में Ka जो होता है, यहाँ पर इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, K इक्वल्स इंटू में यहाँ H2O ले लें और आगे क्या बच गया, RCOO नेगेटिव और H3O पॉजिटिव, और यहाँ पे RCOOH यह आ जाएगा। और इन दोनों के स्थान पर क्या रखूँगी मैं, Ka रख दूँगी, Ka, और RCOO नेगेटिव और यहाँ जाएगा H3O पॉजिटिव और यहाँ जाएगा RCOOH, यह आ जाएगा।
K इक्वस इक्विलिब्रियम प्लस H2 ये होता है KA के बराबर, और KA होता है अम्ल वियोजन स्थिरांक। क्या होता है? अम्ल वियोजन स्थिरांक। अम्ल वियोजन स्थिरांक, ठीक है। तो यहाँ के लिख दिया हमने, और KA जो है वो क्या है? डायरेक्टली H पॉजिटिव आयन के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। तो इसका मतलब है H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी, H हम ऐसा कह सकते हैं H पॉजिटिव आयन की सांद्रता, आयन की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी, वह उतना ही अम्लीय होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा, वह उतना ही अम्लीय प्रकृति का होगा। तो H पॉजिटिव आयनों की जैसे जैसे सांद्रता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे कोई भी कंपाउंड हो वो अम्लीय प्रकृति शो करेगा। अब देखिए बात ये है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति के अंदर हम पहले वाटर के साथ रिएक्शन करवाते, कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है हाइड्रोनियम आयन, साम्यावस्था में लेंगे K इक्विलिब्रियम, KEQ है वो साम्यावस्था स्थिरांक है, प्रोडक्ट बटा में रिएक्टेंट लिखेंगे, लिख दिया हमने। K इक्विलिब्रियम H2O जो होता है वो KA के बराबर होता है, और KA जो होता है वो RCO नेगेटिव 3O पॉजिटिव RCOH के बराबर होता है। K इक्विलिब्रियम प्लस H2 KA के बराबर हो गया, और K अम्ल वियोजन स्थिरांक है। H पॉजिटिव आयन की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी वह क्या होगा? उतनी ही अम्लीय प्रकृति का होगा, उतना ही अम्लीय प्रकृति का होगा। तो ये थी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति। अब H पॉजिटिव आयनों की अगर सांद्रता की बात करें हम, तो H पॉजिटिव आयन pH स्केल आपने पढ़ा होगा। pH स्केल के अंदर क्या होता है? 0 से 14 तक का स्केल होता है, और N पर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। यहाँ पर H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता ज़्यादा होती है, जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं आगे H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता कम होती जाती है, और OH नेगेटिव की सांद्रता बढ़ती जाती है। तो H पॉजिटिव आयन कहाँ होंगे? जहाँ pH 1-2 तक होती है वहाँ H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता सबसे ज़्यादा होती है। और ऐसा कंपाउंड जहाँ H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता ज़्यादा होगी वो कंपाउंड क्या होगा? ज़्यादा अम्लीय होगा, वो अम्लीय प्रकृति शो करेगा। तो इस प्रकार हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति की बात की। तो pH स्केल के अंदर वो एसिड जिसकी H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता ज़्यादा होती है वो ज़्यादा अम्लीय प्रकृति शो करता है। तो आज तो हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है भाई, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।